साथियों नमस्कार। आज हमारा जो पेपर है अभ्यास प्रश्नों की सीरीज में वो है 90 नंबर का पेपर। और ये 90 नंबर का पेपर है भाषा विज्ञान का साथियों। मतलब कोई ना कोई पेपर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। पहले हमने पेपर किया था आधुनिक काल का, फिर भक्ति काल का। आज थोड़ा सा चेंज किया है हमने पेपर को। भाषा विज्ञान की प्रैक्टिस आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो भाषा विज्ञान में कैसा क्या रहता है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, देखिएगा। बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग इस बात से जुड़े हुए हो और पढ़ रहे हो। पहला प्रश्न है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक हैं। देखो, भाषा विज्ञान के क्वेश्चन भी अनेक बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये टॉपिक भी होता है। तो साथियों इनकी भी प्रैक्टिस आप कीजिएगा, साथ में प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो निश्चित रूप से। तो भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ के लेखक यहाँ पर जॉर्ज अब्राहम ग्रीशन को माना जाता है। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से किसको नहीं माना गया है? बंगारू, बुंदेली और कन्नौजी को माना जाता है, लेकिन बघेली को पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं माना जाता। ये अनेक बार ये क्वेश्चन अनेक जगह पर अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर याद रखना आप लोग कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बघेली नहीं है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोली है, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी मानी जाती है? ये आप लोगों को इनमें से चार ऑप्शन में से आंसर देना है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली ब्रज भाषा को माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, खड़ी बोली को में सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली को किस में सम्मिलित किया जाता है? पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित किया जाता है। पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की संख्या कितनी है? पश्चिम पश्चिमी हिंदी में सम्मिलित बोलियों की जो संख्या है साथियों, वो पांच है। कितनी संख्या है? पांच संख्या है। आगे बात करेंगे, कितनी संख्या है? पांच। देखिएगा, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या 18 मानी गई है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? पहली ईस्वी से और 500 ईस्वी तक की भाषा को क्या कहा जाता है? सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी का जन्म कहाँ से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का जो जन्म माना जाता है साथियों, वो शोरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, शोरसेनी भाषा से संबंधित हैं। शोरसेनी भाषा से संबंधित हैं राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। शोरसेनी भाषा से संबंधित हैं राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है, जो पूर्वी हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है, अर्ध मागधी से माना जाता है। मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? सिंधी नहीं है साथियों। साथियों मैं आपका यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा प्रश्न पढ़ता हूँ और आपको आंसर बता देता हूँ, और आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी साथियों। सोचने का टाइम थोड़ा सा मैं दे दूं आप लोगों को, चलो ठीक है। हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? हिंदी क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तीन, चार, पांच या इनमें से कोई नहीं? तीन, चार, पांच या इनमें से कोई नहीं, तो कितनी हो जाएगी? पांच, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और बदायूं। कौन सा नहीं है साथियों? खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं माना जाता? बदायूं, ठीक है। आपको सोचने का टाइम भी मिल रहा है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरनगर तथा रामपुर क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली बुंदेली, कन्नौजी और बघेली। मुजफ्फरनगर और रामपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। अवधी भाषा के कवि इनमें से कौन नहीं? कुतुबुन, उस्मान, सबल सिंह और नंददास। अवधी भाषा के कवि सबको पता है ये क्वेश्चन, तो मुझे जहां तक लगता है नंददास इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवधी भाषा का उद्भव से क्या से माना जाता है? अवधी भाषा का जो उद्भव है वो किससे माना जाता है? तो अवधी भाषा का जो उद्भव है शोरसेनी अपभ्रंश से, मागधी से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राह्मण से, किससे माना जाता है? अवधी भाषा का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। इनमें से ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं है। इनमें से ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं है।
रहीम, रत्नाकार, मुल्ला दाऊद और रसखान। साहित्य रचनाकार इनमें से कौन सा नहीं है जो ब्रज भाषा में रचना करते थे, और इनमें से वो नहीं है साथियों। तो वो कौन सा नहीं है? ये मुल्ला दाऊद ब्रज भाषा में रचना नहीं करते हैं। ब्रज भाषा का उद्भव से माना जाता है। ब्रज भाषा का जो उद्भव है सबको पता है ये क्वेश्चन तो। ब्रज भाषा का उद्भव जो है शोर यानी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कही जाती है। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कही जाती है कितनी? 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कही जाती है 8 कही जाती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई है साथियों, याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? महात्मा गांधी के द्वारा तो की गई थी, लेकिन कहाँ पर की गई थी ये भी हमें याद होना जरूरी है। तो ये की गई थी मद्रास में, याद हो जाएगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, लेकिन कहाँ पर? मद्रास में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक किसको माना गया है? पुरुषोत्तम दास टंडन को माना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है साथियों? 23 नंबर का प्रश्न है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, किससे हुआ है? पाली से हुआ है, ठीक है। भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है। भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा है। 24 नंबर का प्रश्न है, याद होना चाहिए। देखो इसमें 23 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या है? 23 नंबर के प्रश्न का आंसर मुझे पाली नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ये गलत है, ये नहीं आएगा साथियों इसमें। इसका ऑप्शन ये आएगा राइट, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश से हुआ है, ये राइट आएगा इसमें, ठीक है ना। और हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो संस्थापक थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है, राइट हो गया। भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा माना जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आ जाएगा कौन सा? वैदिक संस्कृत। ये तो बिल्कुल राइट है, वैदिक संस्कृत आएगा। आर्य परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत क्या था? आर्य परिवार की भाषाओं का जो मूल स्रोत था वो वैदिक संस्कृत ही था। अवधि किस उपभाषा वर्ग से संबंधित हैं? अवधि जो है किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो अवधि जो है सबको पता है, ये क्वेश्चन पूर्वी हिंदी से है। अवधि जो है किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? पूर्वी हिंदी से है, हो जाएगा यार। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि का नाम क्या है? हिंदी की लिपि का नाम क्या है? सबको पता है देवनागरी है। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? हिंदी, संस्कृत, नेपाली, गुजराती, किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर 28वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोगों को बताना है कि कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है, ठीक है। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई थी? सबको पता है, 29 नंबर का प्रश्न है, किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली में, ये मैथिली में लिखी गई थी, ठीक है, याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली में लिखी गई थी। विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई थी। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी? हिंदी भारतीय संघ की जो राजभाषा बनी है वो 14 सितंबर 1950 को बनी है। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा कब बनी है? 14 सितंबर 1950 को बनी है। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक किसको माना जाता है? श्याम सुंदर दास को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी भाषा का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? धीरेन्द्र वर्मा ने, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर नहीं है तो धीरेन्द्र वर्मा आ जाएंगे इसमें। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई 1918 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना 1918 में की गई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में के जो संस्थापक हैं वो महात्मा गांधी रहे हैं। राष्ट्रभाषा
प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक महात्मा गांधी ही रहे हैं साथियों। संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई थी? संविधान की किस धारा में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई थी? कौन सी धारा थी, किसमें व्यवस्था की गई थी? वो 351 में। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता किसको माना जाता है? जो अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता है साथियों, वो हेमचंद्र को माना जाता है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद्र को माना जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की का स्थापना वर्ष केंद्रीय हिंदी निदेशालय का स्थापना वर्ष 1960 है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना वर्ष क्या रहा है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का स्थापना वर्ष क्या रहा है? 1961। केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग 1961। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? आगरा में है। आगे प्रश्न पढ़ते हैं 40 नंबर का। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है। ये कथन किस लेखक ने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा को आधुनिक रूप देने में ईसाई मिशनरियों का महत्वपूर्ण हाथ है, किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है साथियों। तो साथियों, ये प्रश्न 40 प्रश्न है। आज हमने जो है भाषा विज्ञान के प्रश्न किए हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को बेनिफिट होगा। ये श्रृंखला कंटिन्यू आपकी चल रही है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं साथियों अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।